Hello everyone, welcome to Academy channel. I am Uditanshu Pandey and today we are starting this C programming course जहाँ पे हम C programming पढ़ेंगे पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक फॉर गेट सी सी। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सी प्रोग्रामिंग का सिलेबस क्या है गेट सी सी का। तो हम सिलेबस को इन मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं। इस पर सबसे पहला मॉड्यूल है डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स, और सेकंड मॉड्यूल है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, थर्ड मॉड्यूल है फंक्शंस एंड स्टोरेज क्लासेस, फोर्थ मॉड्यूल है रिकर्शन, फिफ्थ मॉड्यूल है एरेज एंड स्ट्रिंग्स, सिक्स्थ मॉड्यूल है पॉइंटर्स एंड डायनेमिक मेमोरी लोकेशन, द सेवेंथ मॉड्यूल इज स्ट्रक्चर यूनियन एंड फाइल मैनेजमेंट। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे कौन से, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो हमारा फंक्शन, देन कम्स रिकर्शन, देन पॉइंटर्स एंड एरेज। ये जो हमारे चार पांच टॉपिक हैं ये हमारे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर गेट सी सी। अब हम सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि वाई डू वी नीड दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड हमें क्यों है? तो लेट से अगर हमें क्या करना है, कंप्यूटर से एक सिंपल सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है कि 2+3 क्या होता है, हमें कंप्यूटर से एग्जीक्यूट कराना है। तो हम कैसे करेंगे? क्योंकि कंप्यूटर्स क्या है, कंप्यूटर्स ओनली इंटरेस्टेड बाइनरी लैंग्वेज, जीरो और वंस। ठीक है, जो भी हमारा कंप्यूटर है वो जीरो और वन समझता है। और हम क्या समझते हैं, हम हमारी लैंग्वेज बात करने की अलग है। हम क्या समझते हैं, लाइक हिंदी और इंग्लिश, हम लोग ये सब लैंग्वेजेस समझते हैं। तो हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे किसी कंप्यूटर के साथ? तो इस कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए, कोई एक मीडियम चाहिए होगा। तो वो जो मीडियम है वही क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ठीक है, और प्रोग्राम क्या है, व्हाट इज अ प्रोग्राम? प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या बताएंगे कि कंप्यूटर भाई तुम्हें 2+3 करना है। ठीक है, और ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो किस में लिखे होंगे, वो यूज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके लिखे होंगे। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ मीडियम टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर सिस्टम। और प्रोग्राम क्या है, स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो बताता है कंप्यूटर व्हाट दे हैव टू डू। ठीक है, और सी प्रोग्रामिंग क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेनिस रिची ने बताया था 1972 में एट बेल लैब्स। ठीक है, हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी एक सी प्रोग्राम का। तो एक सी प्रोग्राम का ये सबसे एक बेसिक सी प्रोग्राम है जो क्या करता है, जो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, लेट्स से हमारे कंप्यूटर स्क्रीन है, उसके ऊपर जो भी इस प्रिंट के अंदर लिखा हुआ है उसे एज इट इज प्रिंट कर देता है। तो इस प्रिंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है हेलो अकेडमी उदितांश। ये क्या होगा, ये हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई कि प्रोग्राम कर क्या रहा है, बट इस प्रोग्राम में बहुत सारी लाइन है तो हम एक एक करके समझते हैं हर एक लाइन का मतलब क्या है। तो सबसे पहले लाइन जो है हमारे पास वो है ये हैश इंक्लूड stdio.h, विच इज़ नथिंग बट आर हेडर फाइल। ठीक है, और ये हेडर फाइल किसकी है, ये हेडर फाइल है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। अब ये हेडर फाइल किस लिए यूज़ होती है, ये हेडर फाइल इसलिए यूज़ होती है, ये जो भी प्रिंटफ जो लिखा हुआ है ये प्रिंटफ कहाँ है, इस हेडर फाइल में ही डिफाइंड है। हमने तो इस प्रोग्राम में कहीं नहीं बताया कंप्यूटर को कि हाँ भाई जहाँ हम प्रिंटफ लिख रहे हैं तो प्रिंटफ के अंदर जो कुछ भी है वो तुम्हें कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है। कहाँ पे डिफाइंड है, ये हेडर फाइल्स में डिफाइंड है। ऐसे बहुत तरीके की हेडर फाइल्स होती है। देन कम्स आर मेन फंक्शन। ठीक है, मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन को एक तरीके से समझ सकते हैं आप, एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट किस चीज़ का, मेन फंक्शन से ही जो हमारा होता है वो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, प्रिंटफ क्या करता है, प्रिंटफ क्या करेगा, वो सब कुछ प्रिंट कर देगा जो कुछ उसके डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है। देन कम्स दिस रिटर्न ज़ीरो। ठीक है, ये रिटर्न ज़ीरो क्या है, ये रिटर्न ज़ीरो क्या करता है, बताता है कि हाँ भाई अब जो प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूशन खत्म कर दो, कि प्रोग्राम एंड हो चुका है। तो ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी एक सी प्रोग्राम का। हम देखते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस। सबसे पहले हम समझते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस क्या है। तो कंपाइलेशन प्रोसेस क्या है, जो अभी हमने प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, ये जो भी ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम तो काइंड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के टाइप लिखा हुआ है, बट जो हमारा कंप्यूटर है वो जीरो वंस में समझता है। तो इस प्रोग्राम को मशीन कोड या जीरो वंस में कन्वर्ट करने को हम बोलते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले जैसे मान लो ये जो हमारा है, इस प्रोग्राम को एक नाम दे दिया हमने कि ये प्रोग्राम हमारा hello.c है जो हमने लिखा हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, hello.c की एक फाइल होती है। ठीक है, सी प्रोग्राम सोर्स फाइल से लिखा हुआ।
ये सी फाइल सबसे पहले प्री प्रोसेसर के पास जाती है। प्री प्रोसेसर का काम क्या है? प्री प्रोसेसर का काम ये है कि ये जो भी हेडर फाइल्स हैं, इन हेडर फाइल्स को अटैच कर दो हमारी ये hello डॉट सी फाइल के साथ, और ये एक फाइल आउटपुट देता है hello डॉट आई। ठीक है, ये सारे जो भी हेडर फाइल्स ये अटैच कर देता है हमारी मेन फाइल के साथ। देन कम्स आर कंपाइलर। कंपाइलर का काम क्या है? कंपाइलर का काम है सिंटेक्स चेक करने के, सिंटेक्स में कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, सिमेंटिक्स चेक करना। ठीक है, कोई सिमेंटिक एरर तो नहीं है। ठीक है, ये हमारा काम होता है किसी भी कंपाइलर का। तो ये सब चेक करने के बाद कंपाइलर क्या करता है? हमारा आउटपुट करता है असेंबली कोड। ठीक है, असेंबली कोड। ये जो आउटपुट करता है इस फाइल का नाम होता है हमारा hello डॉट एस। हेलो डॉट एस फाइल ये हमारा क्या कर देता है? आउटपुट कर देता है। अब ये जो hello डॉट एस फाइल है ये क्या क्या कंपाइलर में एज वो कंपाइलर का असेंबलर में एज इनपुट गया। अब असेंबलर का क्या है? असेंबली फाइल को क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, और हमारा यहाँ हमें मिल जाता है hello डॉट ओ, जो कि हमारा क्या है? जो कि हमारा है मशीन कोड। ठीक है, जो हमारा क्या होता है? मशीन कोड होता है। अब लास्ट हमारा क्या आता है? लिंकर। अब लिंकर का काम क्या है? लिंकर नाम से समझ में आ रहा है, लिंक। अब ये क्या करेगा? जो भी वो, जैसे ये प्रिंट एफ है, अब ये प्रिंट एफ कहाँ है? हेडर फाइल्स में डिफाइंड है। तो ये प्रिंट एफ को जहाँ पे भी डिफाइंड है वो वहाँ से उसकी डेफिनेशन उठाएगा और इस फाइल में अटैच कर देगा कि हाँ भाई प्रिंट एफ को ये करना है। तो ये क्या करता है? ये अटैच कर देता है जो भी एक्सटर्नल फंक्शंस है या लाइब्रेरीज। तो लिंकर का काम होता है ये। देन हमारे सबसे लास्ट में हमारा लिंकर से प्रोसेस होके हमें जो मिल जाता है वो हो जाती है हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो विंडोज़ में वो जैसे हो जाती है हमारी hello डॉट exe। ठीक है, ऐसे लिनक्स हमारी हो जाती है hello डॉट आउट। ठीक है, ये विंडोज़ के लिए, ये लिनक्स के लिए, इस तरीके से। तो ये हमारा ऑल ओवर क्या होता है? एक कंपाइलेशन प्रोसेस होता है। हम देख लेते हैं फीचर्स क्या क्या हैं सी प्रोग्राम के, सी प्रोग्रामिंग के। तो सी प्रोग्रामिंग क्या है? सिंपल टू अंडरस्टैंड है, केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मतलब जैसे हमने यहाँ क्या लिखा था? स्मॉल MAIN लिखा था ना, इसकी जगह अगर हम कैपिटल MAIN लिखेंगे तो ये अलग होगा। ठीक है, ये दोनों अलग हैं, तो ये केस सेंसिटिव होती है। स्ट्रक्चर्ड एक स्ट्रक्चर फॉलो करती है, वो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है मतलब कि जो हमारा लास्ट में एग्जीक्यूटेबल फाइल बनता है वो hello डॉट exe बनेगा विंडोज़ में, और hello डॉट आउट बनेगा लिनक्स में। तो हर अगर हम ये hello डॉट exe उठा के लिनक्स में पेस्ट करेंगे, रन करना चाहेंगे तो रन होगा। तो वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। पॉइंटर्स यूज़ करता है, पॉइंटर्स हम आगे देखेंगे क्या होता है। कंपाइलर बेस्ड है। ठीक है, अब हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक कंपाइलर होता है और एक क्या होता है? इंटरप्रेटर। ठीक है, तो जो हमारा सी है वो कंपाइलर यूज़ करता है, इंटरप्रेटर यूज़ नहीं करता। ठीक है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या है? अगर हमारे पास बहुत बड़ा कोई एक सी प्रोग्राम है, ठीक है, एक सी का बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा हुआ है, इस प्रोग्राम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस का यूज़ करके। ठीक है, देन मिडिल लेवल हम इसलिए बोलते हैं सी प्रोग्रामिंग को क्योंकि ये दोनों तरीके के टास्क भी कर सकता है। ये लो लेवल टास्क भी कर सकता है, या हाई लेवल टास्क भी कर सकता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये सब हमारे क्या है? सी प्रोग्रामिंग के फीचर्स हैं। हाँ, तो अब हम देख लेते हैं सी प्रोग्रामिंग का करेक्टर सेट। करेक्टर सेट क्या होता है? करेक्टर सेट डिफाइंस ऑल वैलिड करेक्टर्स दैट कैन बी यूज टू फॉर्म वर्ड्स, एक्सप्रेशंस एंड नंबर्स इन अ प्रोग्राम। मतलब बेसिकली हम क्या क्या करेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो ये हमारे पास चार तरीके के करेक्टर। सबसे पहले हमारे पास है लेटर्स। लेटर्स हम जानते क्या होता है? A to Z जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, अपर केस और लोअर केस दोनों, क्योंकि केस सेंसिटिव। देन कम्स आर डिजिट्स। डिजिट्स हम सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे, 0 to 9 ये हमारे डिजिट्स हैं। ठीक है, स्पेशल करेक्टर्स। अब ये स्पेशल करेक्टर्स ये बहुत सारी जगह काम आते हैं। ठीक है, कोई स्टेटमेंट का एंड मार्क करने के लिए सेमीकोलन यूज़ होता है। ठीक है, बहुत सारे ऑपरेटर्स में यूज़ होते हैं। तो ये स्पेशल करेक्टर्स हैं। देन कम्स आर वाइट स्पेस। वाइट स्पेस करेक्टर क्या होता है? जैसे हमने कहीं पे एक स्पेस दे दिया, कुछ हमने लिखा उसके बाद हमने स्पेस दे दिया, तो ये हमारा क्या है? वाइट स्पेस करेक्टर है। या फिर हमने टैब दिया, टैब मतलब हमारा क्या होता है? टैब इक्वल्स टू आर 4 स्पेसेस, तो वो भी एक हमारा क्या है? वाइट स्पेस करेक्टर है। ऐसे अगर हमने एंटर दबा के हम न्यू लाइन में आ गए तो वो भी एक हमारा क्या है? वाइट स्पेस करेक्टर। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ। तो ये सब करेक्टर्स हम यूज़ करके अपना एक सी प्रोग्राम लिख सकते हैं।
अब आ जाते हैं टोकन्स पर। टोकन्स क्या होता है? टोकन्स इज बेसिकली स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट किसी भी सी प्रोग्राम में जिसका कोई एक मीनिंग है, ठीक है, जैसे कंपाइलर समझ सकता है, तो वो हमारे क्या होते हैं? टोकन्स होते हैं। जैसे हमारे पास एक ये सी प्रोग्राम, ठीक है, इसमें टोकन्स क्या है, कंपाइलर क्या समझ में आता है? यहाँ पे हमारा एक इंट एक टोकन है, एक मेन एक टोकन है, एक ये हैश इंक्लूड एक टोकन है, stdio डॉट एच एक टोकन है, तो ये सब हमारे क्या है? टोकन है। हम देख लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टोकन्स कौन से होते हैं। सबसे पहले टोकन्स है कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड्स अब ऐसे टोकन्स होते हैं जो रिजर्व्ड है, जिनको हम एज अ वेरिएबल का नाम यूज़ नहीं कर सकते, तो ऐसे टोकन्स को हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या कीवर्ड्स हैं जो हम यूज़ नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम? तो जैसे इंट हो गया, ये हमारा टोकन है, कीवर्ड है, ठीक है। मेन हो गया हमारा कीवर्ड है, हैश इंक्लूड हो गया हमारा कीवर्ड है, stdio डॉट एच हो गया हमारा कीवर्ड है, ठीक है। फ्लोट हो गया ये हमारा कीवर्ड है, इंटीजर कीवर्ड है, कैरेक्टर कीवर्ड है, ठीक है। printf कीवर्ड है, रिटर्न कीवर्ड है, तो ये सब हमारे क्या है? कीवर्ड्स हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या है? आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर होता है हमारा वेरिएबल का जो नाम है, उसे आइडेंटिफायर बोलते हैं, ठीक है। वेरिएबल का नाम, अब यहाँ पे वेरिएबल के नाम क्या क्या है? यहाँ पे वेरिएबल का नाम है ए, हमारा एक वेरिएबल का नाम है, ठीक है। बी हमारा एक वेरिएबल का नाम है, ठीक है। सी एच हमारा एक वेरिएबल का नाम है। ये सब हमारे क्या है? आइडेंटिफायर्स है, ठीक है। मेन हमारा एक फंक्शन का नाम है, ये भी हमारा क्या है? एक आइडेंटिफायर है। कांस्टेंट, कांस्टेंट ऐसी वैल्यूज जो चेंज नहीं होती ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है हमारे पास? कांस्टेंट हमारे पास एक ये 10 एक कांस्टेंट है, 5.5 एक कांस्टेंट है, ए इज अ कांस्टेंट, यहाँ पे 5 लगा एक कांस्टेंट है, 0 लगा एक कांस्टेंट है, तो ये सब हमारे क्या है? कांस्टेंट्स हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है? ऐसा कोई भी एक सीक्वेंस, ठीक है, ऐसा कोई भी एक सीक्वेंस जो डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज्ड हो, उसे हम स्ट्रिंग लिटरल बोलते हैं। तो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर क्या एनक्लोज्ड है? ये द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू समथिंग परसेंटेज डी स्लैश एन, तो ये हमारा क्या है? स्ट्रिंग लिटरल है, या फिर स्ट्रिंग लिटरल टाइप का टोकन है। अब देन कम्स आर ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे देखो ऑपरेटर्स कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इक्वल्स टू एक ऑपरेटर है जिसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, एक प्लस एक ऑपरेटर है जिसको हम बोलते हैं एडिशन ऑपरेटर। अभी ऑपरेटर्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ऑपरेटर्स कौन से तरीके के होते हैं, ठीक है। देन कम्स आर स्पेशल सिंबल्स। स्पेशल सिंबल्स हमारे क्या है? जैसे हमारा ये है सेमीकोलन, ये हमारे स्पेशल सिंबल है, ठीक है। ये जो भी ब्रैकेट्स हमें दिख रहे हैं ये हमारे स्पेशल सिंबल है, ये सब हमारे स्पेशल सिंबल। तो ये इतने तरीके के हमारे पास क्या होते हैं? टोकन्स होते हैं। और ये जो हमारी लिस्ट दी हुई है ये हमारे सारे क्या हैं? कीवर्ड्स हैं। यह सारे हमारे कीवर्ड्स की लिस्ट है, ठीक है। अब ये हम सारे जो भी ये कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते एज द नेम ऑफ वेरिएबल, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, इस बात को ध्यान में रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं सबसे पहले कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मान लो कहीं पे कहीं प्रोग्राम में लिखा हुआ है कि इंट ए इक्वल्स टू 10, तो हमारा प्रोग्राम क्या करता है? मेमोरी में, जैसे ये मान लो ये हमारी पूरी एक मेमोरी है, ठीक है, हमारी हार्ड डिस्क की मेमोरी है। इस मेमोरी में एक छोटी सी जगह क्या करता है? इस ए वेरिएबल को असाइन कर देता है, और इसका कोई एक एड्रेस भी होता है, लेट से 1023 ये एक एड्रेस, और यहाँ पे क्या कर देगा? ये 10 वैल्यू स्टोर कर देगा। अब हम वेरिएबल के बोलते हैं, वेरिएबल मतलब ऐसी कोई भी एंटिटी जो चेंज हो सकती है ड्यूरिंग प्रोग्राम। अब चेंज हो सकती है इसका मतलब क्या है? लेट से हमने कहीं पर प्रोग्राम में आगे लिख दिया ए इक्वल्स टू ए प्लस 1, तो क्या होगा? ये 10 की जगह यहाँ पे वैल्यू अब क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। एंड ऐसी कांस्टेंट क्या होती है? ऐसी एंटिटीज जो चेंज ना हो ड्यूरिंग प्रोग्राम। तो अगर हम किसी वेरिएबल को इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, कॉन्स्ट इंट ए इक्वल्स टू ए की जगह में यहाँ कर लेते हैं जैसे बी इक्वल्स टू 10, तो क्या होगा? अब कोई एक मेमोरी लोकेशन और मिलेगी जो बी के लिए होगी, उसका भी कोई एक एड्रेस होगा, ठीक है। वहाँ पे भी क्या होगा? 10 स्टोर्ड रहेगा। अब अगर हम कहीं प्रोग्राम में लिखते हैं बी इक्वल्स टू बी प्लस 1, तो ये लाइन क्या होगी? ये लाइन हमें एरर देगी, क्योंकि ये क्या है? एक कांस्टेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो ये फंडा होता है हमारा कांस्टेंट और वेरिएबल्स का। तो कांस्टेंट को डिफाइन करने का तरीका ये है, ऐसे ही वेरिएबल्स को डिफाइन करने का तरीका ये है।
अब कांस्टेंट बहुत तरीके के हो सकते हैं, कोई एक न्यूमेरिक कांस्टेंट हो सकता है, कोई एक कैरेक्टर कांस्टेंट हो सकता है, ऐसे ही कोई स्ट्रिंग कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। न्यूमेरिक में भी इंटीजर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, व्हाटएवर। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के कांस्टेंट्स हैं। हाँ, और अब जो मेन चीज़ आती है कि वेरिएबल और कांस्टेंट का जो नाम है, जैसे हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, इंट ए ले रहे हैं, तो ये जो ए है इसके कुछ नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं, ठीक है। वेरिएबल के नाम के कुछ नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं। तो नेमिंग कन्वेंशंस क्या है कि जो हमारा वेरिएबल का नाम है वो किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू सम, देखिए टू सम, तो ये हमारा क्या है, इनवैलिड वेरिएबल नेम है। ऐसे टोटल मार्क्स, कोई बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, तो हमारा इनवैलिड वेरिएबल है। ऐसी इंट फ्लोट, फ्लोट अब कोई वेरिएबल का नाम क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, ये कीवर्ड है, फ्लोट एक कीवर्ड है। जैसे यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये फ्लोट एक कीवर्ड है, तो हम ये यूज़ नहीं कर सकते, ठीक। और हमारा जो वेरिएबल का नाम है वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। जैसे अंडरस्कोर ए हम नाम रख सकते हैं, इंट इक्वल्स टू अंडरस्कोर इक्वल्स टू 10, तो ये हमारा क्या है, वैलिड है। ये हमारा वैलिड है, ये हमारा नेमिंग कन्वेंशन होता है। अब आ जाते हैं डेटा टाइप्स इन सी। तो सबसे पहले समझते हैं कि वाई डू वी रिक्वायर दिस डेटा टाइप्स, डेटा टाइप की ज़रूरत क्या है हमें। मान लो अब हमारे पास क्या है, ये हमने कोई वेरिएबल ए बनाया, तो हमें कंप्यूटर को बताना पड़ेगा ना कि हम यहाँ पे किस तरीके के डेटा स्टोर कर रहे हैं। लेट से मैं 2+3 कराना है, तो हमें कंप्यूटर को बताना पड़ेगा ये 2 क्या है, एक इंटीजर है, 3 क्या है, एक इंटीजर है, क्योंकि ये जो हमारा प्लस है वो इंटीजर्स के ऊपर ही काम करता है खाली, ठीक है। अगर हम इसे दे देंगे 2+ml तो क्या होगा, ये काम नहीं करेगा ना। तो डेटा टाइप्स की हमें ज़रूरत क्यों है, क्योंकि डेटा टाइप स्पेसिफाई करता है कि किस टाइप का डेटा हम किसी एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं, जस्ट लाइक इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोटिंग और डबल। अब डेटा टाइप कई तरीके के होते हैं। सबसे पहला तरीके का डेटा टाइप है प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है सी प्रोग्रामिंग में, ठीक है। जो क्या होते हैं, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, बूल और वॉइड। ऐसे हमारे डिराइव्ड डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप मतलब जो प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज़ करके ही बनाए गए, जैसे कि क्या है, एरेज, पॉइंटर्स, स्ट्रिंग, ठीक है। अब जैसे एरेज का अगर बेसिक आइडिया दूँ तो बहुत सारे लेट से नंबर्स हैं, उनका एक कलेक्शन को एरे बोलते हैं, ठीक है। कहीं पे स्टोर कर लिया तो ये हमारा क्या है, एरे है। ऐसे ही बहुत सारे अगर करेक्टर्स को एक साथ में स्टोर कर दिया तो हमारी स्ट्रिंग बन जाती है, ठीक है। ऐसे पॉइंटर, पॉइंटर से लोग आगे पढ़ेंगे तब देखते हैं। देन कम्स आर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप क्या है, जैसे हमने कोई डेटा टाइप डिफाइन कर दिया स्टूडेंट, ठीक है, और हमें इस डेटा टाइप में क्या चाहिए, हमें एक रोल नंबर स्टोर कराना है और एक स्ट्रिंग स्टोर करानी है, लेट से स्ट्रिंग स्टोर करानी है, नेम। तो ये जो हमने डेटा टाइप बना दिया, ये हमारा क्या है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। तो ये हम कैसे बना सकते हैं, स्ट्रक्चर और यूनियन का यूज़ करके बना सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप और भी होते हैं, जैसे इनम है और टाइप डेफ है। तो ये हमारे क्या है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स है। अब नाउ हम आ जाते हैं कि हाँ, तो जब बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं वो साइंड होते हैं, ठीक है। और अगर हमें अनसाइंड यूज़ करना है तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हाँ भाई हमें अनसाइंड यूज़ करना है। तो साइंड और अनसाइंड का मतलब क्या है, अगर हम यहाँ लिख देते हैं जैसे इंट ए इक्वल्स टू, लेट से बस इंट ए लिख दिया, डिक्लेयर कर दिया हमने वेरिएबल, तो क्या होगा, हमारे पास एक स्पेस हमें मेमोरी मिल जाएगा ए के लिए। अब यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज़ आ सकती हैं, ये क्या क्या वैल्यूज़ आ सकती हैं, तो यहाँ कोई भी एक पॉजिटिव नंबर आ सकता है, ज़ीरो आ सकता है, नेगेटिव नंबर आ सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, साइंड होते हैं। अब अगर हमें अनसाइंड यूज़ करना है तो हम कैसे यूज़ करेंगे, तो हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि अनसाइंड इंट ए इक्वल्स टू समथिंग। तो अब यहाँ पे जो ए वेरिएबल बनेगा, यहाँ पे क्या हो सकता है, इधर ज़ीरो आ सकता है और पॉजिटिव नंबर्स आ सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स नहीं आ सकते, ठीक है। ऐसे अब हमारे पास होता है कि हाँ, डेटा टाइप क्वांटिफायर्स, ठीक है। साइन के बेसिस पे हमने देख लिया, साइंड और अनसाइंड हो सकते हैं। ऐसे साइज़ के बेसिस पे भी हो सकते हैं, शॉर्ट या लॉन्ग, कि हम कितना बड़ा नंबर स्टोर करना चाहते हैं। लेट्स से हमें बहुत बड़ा नंबर को स्टोर करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें लॉन्ग यूज़ करना पड़ेगा या लॉन्ग लॉन्ग यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और हम कोई बहुत छोटा नंबर स्टोर करना चाहते हैं, बहुत छोटी रेंज है, तो हम शॉर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या देख रहे थे, डेटा टाइप क्वांटिफायर्स। सो हम अपने जो भी डेटा टाइप्स हैं उनको साइन के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं या फिर हम साइज़ के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। साइन के बेसिस पे कैसे, साइंड और अनसाइंड, साइज़ के बेसिस पे कैसे, शॉर्ट और लॉन्ग।
ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग किस तरीके से डिसाइड होता है, बेस्ड अपॉन द रेंज क्या है। लेट से हम लोग कोई बस हम लोग को 0 से लेके 9 तक का ही कोई स्टोर करना है, तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट यूज़ कर लेंगे, कम मेमोरी लेगा, ठीक है। और जैसे हमें बहुत बड़ा कोई नंबर स्टोर करना है, बहुत ज़्यादा प्लेसेस हैं उसमें, तो हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग ले लेंगे, या फिर लॉन्ग लॉन्ग ले लेंगे। वो बेस्ड रहेगा पूरा कि हमें कितना बड़ा या कितना छोटा नंबर मेमोरी में स्टोर करना है। तो हम देख लेते हैं कि रेंज क्या होती है किसी भी एक डेटा टाइप की, ठीक है। तो रेंज देखने से पहले हम देखते हैं कि डेटा कोई भी एक नंबर या कैसे स्टोर होता है मेमोरी में। सो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अगर हम मान लेते हैं इंट ए हमने लिया है, और इंटीजर वैसे तो नॉर्मली 2 बाइट्स या 4 बाइट्स लेता है, लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मान के चल रहे हैं कि 1 बाइट ले रहे हैं, ठीक है। 1 बाइट मतलब 8 बिट्स। तो ये नंबर कैसे स्टोर होगा मेमोरी में, नंबर कुछ ऐसे स्टोर होगा मेमोरी में। एक ये हमें कोई मेमोरी लोकेशन मिल जाएगी, लेट से स्टार्ट हो रही 1000, ठीक। और यहाँ पे हमने लेट से ए में 2 स्टोर कर दी, तो ये कैसे स्टोर होगा, 0 0 0 0 0 0 1 0, इस तरीके से स्टोर होगा मेमोरी के अंदर। अब इसके मैक्सिमम नंबर इसमें क्या स्टोर हो सकता है, या मिनिमम नंबर क्या स्टोर हो सकता है इसमें, मिनिमम नंबर क्या स्टोर होगा, ऑल जीरोज मतलब 0, या फिर मैक्सिमम नंबर क्या स्टोर हो सकता है इसमें, अगर मान के हम चल रहे हैं कि अनसाइंड है, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स नहीं आ सकते। और मैक्सिमम नंबर ऑल वंस मतलब 2 की पावर n माइनस 1, ये तो होता है ऑल वंस का मतलब। तो अब इसकी रेंज क्या होगी, 0 से लेकर 2 की पावर n माइनस 1। ऐसे ही अगर ये साइंड होता तो क्या था, अब जो साइंड होता तो इसकी जो एमएसबी है वो हमें क्या बताता, साइन बताता। इधर यहाँ पे 0 होता और 1 होता, 0 मतलब पॉजिटिव, 1 मतलब नेगेटिव, उस तरीके से। तो यहाँ पे ये मैं साइन बताता। तो अब हमारा क्या है, नंबर खाली जो स्टोर हो रहा है वो इतने में बच रहा है, तो क्या बचता, 2 की पावर n माइनस वन। और उधर जब नेगेटिव हो जाता तो ये 1 हो जाता, 1 हो जाता मतलब 2 की पावर n माइनस 1। तो नेगेटिव में एक नंबर ज़्यादा स्टोर होता है, 2 की पावर n माइनस 1 टू 2 की पावर n माइनस 1 माइनस, ये हमारा क्या हो जाता है, साइंड का रेंज हो जाता है। अब यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारा साइंड का रेंज है वो क्या है, -2 की पावर n माइनस 1 टू 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1, और अनसाइंड का 0 टू 2 की पावर n माइनस 1। बस हमें एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है, ये जो n है ये बिट्स में है, बाइट्स में नहीं। हम लोग नॉर्मली जो साइज देखते हैं वो हम लोग बिट्स में याद रखते हैं, वो बाइट्स में याद रखते हैं, बट हम लोग को जो यहाँ पे इस फॉर्मूले में जो यूज़ करना है वो बिट्स में है, ना कि बाइट्स में है। यहाँ पे ये टेबल दी हुई है, बट ये टेबल इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, बिकॉज जो साइज है may vary based upon your computer architecture। ठीक है। और गेट के सिलेबस में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा और उसमें किसी भी डेटा टाइप का साइज यूज़ होगा हो रहा है, तो वो वहाँ पे आपको क्वेश्चन में मेंशन करके देंगे कि इंटीजर टेक्स एक्स बाइट्स, कितने बाइट्स ले रहा है, तो वहाँ पे मेंशन करके देंगे वो। अब आ जाते हैं साइक्लिक प्रॉपर्टी। साइक्लिक प्रॉपर्टी को हम सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, जो नीचे 4 एग्जांपल है, उसके बाद हम देखेंगे लिखा गया है। सो साइक्लिक प्रॉपर्टी सबसे पहले क्या हमारे पास क्या आई, अनसाइंड इंट है, ठीक है। अनसाइंड इंट x इक्वल्स टू -2। अब क्या हम लोग अनसाइंड इंट में -2 साइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे क्या स्टोर होगा मेमोरी के अंदर वो देखते हैं। अब अनसाइंड इंट की जो रेंज है वो क्या होगी, अनसाइंड इंट की रेंज हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, अगर कोई भी अनसाइंड इंट है तो उसका रेंज होगा 0 टू 2 की पावर -1। तो 0 से स्टार्ट होगा, 1 होगा, 2 होगा, और यहाँ कहाँ तक जाएगा, 0 टू 2 की पावर n-1, ठीक है। और इंटीजर यहाँ लेट से ले रहा है 2 बाइट्स, तो ये कहाँ तक जाएगा, 0 टू 2 की पावर 16-1, क्योंकि 1 बाइट 8 बिट्स, 2 बाइट 16 बिट्स, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 65535। ऐसे यहाँ इससे पहले क्या होगा, 65534, इस तरीके से। और ऐसे यहाँ पे बीच में कहीं पे होगा कुछ 32767, 32768, इस तरीके से होगा। अब इस क्वेश्चन में बोला क्या है कि हम लोग x
इक्वल्स टू -2 रख रहे हैं, लेकिन हमारे रेंज में तो कहीं -2 आ ही नहीं रहा। तो एक चीज़ हम याद करते हैं कि जो हमारा नंबर लाइन होता है, यहाँ 0 है, राइट में क्या होते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर सारे, और लेफ्ट में क्या होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर। तो ये हमारा क्या है 0 है, हमें -2 पे जाना है, तो -2 पे जाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा। तो हमारा इस में क्या असाइन होगा, एक्स की वैल्यू जो असाइन होगी वो हो जाएगी 65534। ये वैल्यू यहाँ पे हमारी असाइन होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें यहाँ पे क्या है -3 के लिए हमको क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे 3 प्लेसेस पीछे आना पड़ेगा, 0 से 3 प्लेसेस पीछे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या असाइन होगा हमारे पास 65533, यहाँ पे हमारा ये असाइन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा किसका था, अनसाइंड इंट। इस तरीके से अब इधर हमारे पास क्या है, साइंड इंट है। साइंड इंट का भी देख लेते हैं किस तरीके से होगा। साइंड इंट कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, क्योंकि रेंज क्या है -2 की पावर 0 से स्टार्ट होगा, -2 की पावर n-1 टू 2 की पावर n-1 -1, ये रेंज होती है साइंड की। तो कहीं 0 होगा, इससे पहले इधर -1 होगा, -2 होगा। ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, उसका 1 होगा, 2 होगा। और मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर क्या जा सकता है, मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर जा सकता है 32767, और मैक्सिमम नेगेटिव नंबर क्या जा सकता है -32768, इससे एक ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में बोला है कि साइंड इंट है और हम लोग उसमें क्या साइन कर रहे हैं, 32769 असाइन कर रहे हैं। अब हमारे पास मैक्सिमम पॉजिटिव क्या हो सकता है, 32768। अब इससे 2 पोजीशंस आगे चले जाओ, 2 पोजीशंस आगे जाएंगे तो हम नेगेटिव नंबर्स में आगे, और नेगेटिव नंबर यहाँ पे क्या होगा, 2 पोजीशन आगे, 2 पोजीशन आगे यहाँ पे नेगेटिव नंबर होगा -32767। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, -32767। ये हमारा हो गया इसका आंसर। और ऐसे ही अगर अब हम देखें ये वाला -32770, ठीक है, -32770 हमारा मैक्सिमम नेगेटिव नंबर क्या हो सकता है, -32768। ठीक है, ये हो सकता है। और ये क्या कर रहा है, 770 मतलब इससे 2 नंबर आगे, 2 नंबर आगे जाएंगे तो यहाँ पे क्या, कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा 32766। तो इसका आंसर हो जाएगा -3276, नहीं सॉरी +32766। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा किसका है, ये हमारा है साइंड इंट का। बस यहाँ पे कन्फ्यूजन मत रखिएगा, ये नंबर लाइन ही है, बस फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इसे साइकिल में बना दिया गया है। तो यही हमारा साइक्लिक प्रॉपर्टी होती है। साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन ए वैल्यू गोज बियॉन्ड द मैक्सिमम और मिनिमम रिप्रेजेंटेबल रेंज। मैक्सिमम मिनिमम क्या है, जैसे मिनिमम अनसाइंड के में 0 था और मैक्सिमम क्या था 2 की पावर n-1। तो कोई भी नंबर अगर इसके बाहर जाता है तो हम लोग ये सर्कल बना के हम लोग बता सकते हैं कि वो नंबर क्या हो जाएगा, किस फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, इट रैप्स अराउंड साइक्लिक इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फर्दर। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, साइक्लिक प्रॉपर्टी था। अब हमारा लास्ट आज की क्लास में जो टॉपिक है वो है आईओ स्टेटमेंट्स इन सी। ठीक है, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट इन सी, कि हम लोग इनपुट और आउटपुट कैसे लेते हैं किसी भी एक सी प्रोग्राम में। तो सबसे ये मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था आपको कि इनपुट आउटपुट के लिए हम लोग को ये हेडर फाइल यूज़ होता है। ठीक है, ये हेडर फाइल क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h। इस stdio.h का फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर, डॉट एच मतलब हेडर फाइल। ठीक है, ये हेडर फाइल यूज होती है इनपुट आउटपुट लेने के लिए। अब इनपुट आउटपुट हम एग्जैक्टली लेते कैसे, तो एक बात यहाँ पे समझने की है, अगर हमने कोई इंटीजर ए लिया है, ठीक है, ए, तो हमें कंपाइलर को बताना पड़ेगा ना, कि कंप्यूटर को बताना पड़ेगा ना कि हम यहाँ पे किस तरीके की वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं, किस तरीके का इनपुट देना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं कुछ। इंट के लिए हम लोग %d यूज़ करते हैं, कैरेक्टर के लिए %c, फ्लोट के लिए %f, डबल के लिए lf, साइंड के लिए %u, स्ट्रिंग के लिए %, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। अब इनपुट लेने के लिए जो फंक्शन यूज़ होता है वो होता है स्कैनफ फंक्शन। इस स्कैनफ फंक्शन कहाँ डिफाइंड है, इस हेडर फाइल में। ठीक है, स्कैनफ में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, स्कैनफ फंक्शन में हमारे पास 2 चीज़ें होती है, एक यहाँ पे होएगा हमारा
फॉर्मेट स्पेसिफायर, और दूसरी चीज़ यहाँ क्या होगा, एड्रेस जहाँ पे मैं स्टोर करना है। तो ये एड्रेस निकालने के लिए अगर हमारे पास कोई भी एक वेरिएबल है ए, इंट ए, अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है, उस वेरिएबल का हमें एड्रेस चाहिए, तो हम लोग ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है, ठीक है। ये क्या है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ये ऑपरेटर का यूज़ करते हैं इस किसी भी वेरिएबल का एड्रेस निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग, अगर हम लोग को कोई इंटीजर स्टोर करना है तो हम यहाँ देंगे %d और यहाँ क्या देंगे एंड ए, एड्रेस ऑफ ए पे वो वैल्यू स्टोर कर दो। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही प्रिंट का मैं बता चुका हूँ, प्रिंट कैसे करते हैं। प्रिंट हम लोग सिंपली डबल कोट्स के अंदर लिख देते हैं जो भी हमें प्रिंट करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने क्या दिया है, हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी थी, हमें पास दे दिया कि उसका टाइप क्या है, %d टाइप का है, और वो वेरिएबल क्या है वो हमने यहाँ दे दिया, ठीक है। ये याद रखने का, प्रिंट एफ में हम लोग का एंड नहीं लगता है, प्रिंट एफ के अंदर। ऐसे अब क्या था, अब यहाँ पे हम लोग क्या है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर दे रहे हैं, तो ये हमारे क्या है, फॉर्मेटेड इनपुट और आउटपुट लेने के तरीके। ऐसे ही हमारे पास एक तरीका होता है अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट लेने का, चूंकि हमारे पास क्या है, गेट केयर और पुट केयर। तो गेट केयर पुट केयर क्या है, यूज टू रीड और राइट सिंगल करेक्टर्स। अगर हमें सिंगल करेक्टर इनपुट आउटपुट करना है तो हम लोग ये गेट केयर और पुट केयर भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली कुछ नहीं है, ये भी क्या करेगा, ch बनाएगा, और उसके अंदर लेट से अगर किसी यूज़र ने @ दिया तो @ स्टोर कर देगा। ऐसे ही पुट केयर ch करेगा तो क्या होगा, कंप्यूटर, लेट से कंप्यूटर स्क्रीन है, इसके ऊपर @ प्रिंट हो जाएगा। तो बस यही है हमारे इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स सी के अंदर। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में बस इतना ही था। बाकी अगर आपको ये लेक्चर स्लाइड चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं सी के अंदर। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय।